मारुतिपुर नाम का एक गांव था, जहां बलिहारी नाम का पुजारी अपनी पत्नी और 3 बेटियों के साथ रहता था। गांव में एक बहुत पुराना और विशाल पीपल का पेड़ था, जिस पर बंदरों के झुंड रहा करते थे। गांव वालों ने उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा हनुमान का मंदिर बनवा दिया था। बलिहारी उसी मंदिर का पुजारी था। वो मंदिर की साफ सफाई करता और मंदिर में आने वाला चढ़ावा प्रतिदिन गरीबों को बांटता था। गरीबों को बांटने के बाद भी रोजाना कुछ फल और मिठाइयाँ जरूर बच जाती थीं। बलिहारी उन फल और मिठाइयों को लेकर अपने घर जाता। पापा, मंटू छत पर आ चुका है, जल्दी फल और मिठाइयाँ लाइए। एक बंदर हर मंगलवार को बलिहारी की छत पर आ जाया करता था। बलिहारी की सबसे बड़ी बेटी आंचल उस बंदर को मंटू कहकर बुलाती थी। मंटू जब मंगलवार की शाम को छत पर आता तो आंचल उसे केले और मिठाइयाँ खिलाती। बलिहारी की बाकी दोनों बेटियां मंटू से डरती थीं, लेकिन आंचल मंटू को अपने कंधों पर बैठा लिया करती थी। अरे आंचल, बंदर को अपने कंधे से नीचे उतारो, कहीं तुझे काट न खाए। बलिहारी का एक छोटा भाई था, रमन, जो बहुत साल पहले शहर चला गया था। रमन चमड़ा फैक्ट्री का मालिक था और हर साल 2 साल में अपने गांव घूमने आता था। गांव के प्रधान से रमन की अच्छी जान पहचान थी। इस बार जब रमन गांव पहुंचा तो प्रधान से बोला, प्रधान चाचा, पुराने पीपल के पेड़ के आसपास की जमीन में खरीदना चाहता हूँ। मुझे वहाँ फैक्ट्री लगानी है। वो पेड़ और मंदिर हमारे पूर्वजों की विरासत है। यदि मैं तुम्हें वो जमीन बेचना भी चाहूँ तो गांव वाले ऐसा नहीं करने देंगे। यदि मैं आपको 20 लाख रुपए दे दूं तो क्या आप गांव वालों को नहीं संभाल पाएंगे? 20 लाख? हाँ, मैं जरूर कोशिश करूंगा, लेकिन तुम्हारे भाई बलिहारी को मैं नहीं मना पाऊंगा। वो बहुत धार्मिक और जिद्दी आदमी है, उसे तो तुम्हें ही मनाना होगा। रमन बलिहारी के घर पहुंचा। रमन, शहर जाने के बाद तुमने तो जैसे मुझसे नाता ही तोड़ दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे घर आए हो। आओ आओ, बैठो बैठो। मैं मेहमानी में आपके घर नहीं आया हूँ भैया, जरूरी काम से आया हूँ। अब भला तुम्हारा मुझसे कौन सा जरूरी काम है? पीपल के पेड़ के आसपास की जमीन पर मुझे फैक्ट्री लगानी है। वो पेड़ कटवाना ही पड़ेगा और मंदिर भी हटाना पड़ेगा। नहीं रमन, मैं तुम्हें वो पेड़ नहीं काटने दूंगा। वो पीपल का पेड़ वो बहुत से पशु पक्षियों का आशियाना है। तुम अपनी फैक्ट्री कहीं और लगा लो। भैया, तुम आज भी उतने ही मूर्ख हो जितने 15 साल पहले थे। अपनी मूर्खता के कारण ही तुम गरीब रह गए। मैं कहता था मंदिर में आने वाला सारा चढ़ावा घर ले जाओ, तो तुम उसे गरीबों में बांट दिया करते थे। आज भी शायद वही कर रहे हो। तुम्हारी 3 बेटियां हैं, इनकी शादी कैसे करोगे? पशु पक्षियों को छोड़ो और पैसे कमाने की चिंता करो। तुम्हारी सलाह के लिए शुक्रिया रमन, लेकिन हमारा परिवार उतने में ही खुश है जितना हमारे पास है। अब तुम जा सकते हो। पेड़ तो मैं कटवा कर रहूंगा। धमकी देकर रमन बलिहारी के यहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद रमन ने अपने आदमियों को पेड़ काटने के लिए भेजा, लेकिन बलिहारी उनके सामने सीना तान कर खड़ा हो गया। कान खोल कर सुन लो, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये पेड़ नहीं कटने दूंगा। कह देना जाकर रमन से। रमन के आदमियों ने सारी बात जाकर रमन को बताई। जिंदा रहते नहीं कटने देगा तो क्या हुआ, मरने के बाद तो कटने देगा। एक रात जब बलिहारी फल और मिठाइयाँ लेकर अपने घर की ओर लौट रहा था तो कुछ नकाबपोश बदमाशों ने उसे घेर लिया। रमन ने ही वे बदमाश भेजे थे। नकाबपोशों ने बलिहारी को पकड़ा और एक सूखे हुए कुएं में डालकर कुएं के ऊपर मिट्टी डाल दी। तभी मंटू बंदर वहां पहुंच गया और मिट्टी हटाने लगा। जब नकाबपोशों ने उसे रोका तो मंटू ने उनके ऊपर हमला कर दिया। एक नकाबपोश ने रिवॉल्वर निकाली और वहीं पर मंटू का काम तमाम कर दिया। वो मंगलवार का दिन था। आंचल घर पर इंतजार कर रही थी। आज ना तो मंटू छत पर आया है
और ना ही पापा अभी तक घर लौटे हैं। कई दिन बीत गए। आंचल का परिवार बलिहारी को ढूंढता रहा, लेकिन बलिहारी का उन्हें कुछ भी पता नहीं चल पाया। आंचल मंदिर में बैठ गई और रोने लगी। भगवान, आज 1 सप्ताह हो चुका है और पापा का कुछ भी पता नहीं लगा। अब हमारे परिवार का क्या होगा? अचानक ऊपर से कोई आंचल के कंधे पर आ बैठा। आंचल चौंक पड़ी। उसे लगा कि मंटू आया है, लेकिन वो मंटू नहीं, कोई और बंदर था, जिसके गले में एक सोने का केला बंधा हुआ था। आंचल उस बंदर से दूर भागती रही, लेकिन उस बंदर ने आंचल के घर तक उसका पीछा किया। आंचल ने कई बार उस बंदर को घर से भगाने की कोशिश की, लेकिन वो बंदर आंचल की छत पर ही बैठा रहता। एक दिन आंचल की माँ ने आंचल से कहा, बेटी, लगता है तुम्हारे पिताजी अब वापस नहीं लौटेंगे। कमला मौसी ने कल तुम्हारे लिए एक रिश्ता बताया है। मैं सारे गहने बेचकर तुम्हारी शादी कर देती हूँ और फिर कुछ सालों बाद किसी तरह तुम्हारी दोनों छोटी बहनों की भी शादी करा दूंगी। माँ, अगर आप सारे गहने बेचकर मेरी शादी कर देंगी, तो फिर मीनू और बबली की शादी के लिए धन कहाँ से बचेगा? मैं शादी नहीं करूंगी। उस रात जब आंचल छत पर उदास बैठी थी, तो वो बंदर फिर से आंचल के कंधे पर आकर बैठ गया। आंचल चिढ़कर बंदर को अपने कंधे से हटाने लगी। तभी उसका हाथ बंदर के गले में टंगे केले पर लगा और केला जमीन पर गिर पड़ा। आंचल ने देखा कि बंदर के गले में दूसरा सोने का केला आ गया है। अरे, ये क्या कोई चमत्कार है? आंचल ने वो केला अपनी माँ को दिखाया। लगता है बजरंग बली ने इस बंदर को हमारी मदद के लिए भेजा है। उस सोने के केले को बेचकर आंचल की माँ ने बहुत धूमधाम से आंचल की शादी कर दी। अब जब भी आंचल की माँ को पैसों की जरूरत पड़ती, आंचल की माँ बंदर के गले से केला तोड़ लेती। उधर रमन ने पेड़ कटवा कर फैक्ट्री लगा दी थी, लेकिन उसे बलिहारी के परिवार की सुख और समृद्धि देखकर आश्चर्य होता था। समझ नहीं आता, बलिहारी के ना होने पर भी उसका परिवार इतना सुखी और समृद्ध कैसे होता जा रहा है। एक दिन रमन अपने बेटे की शादी की मिठाई देने के बहाने बलिहारी के घर पर पहुंच गया और उसने वो बंदर देख लिया जो सोने का केला देता था। अच्छा, तो इनकी अमीरी का राज ये बंदर है। ये बंदर तो बहुत काम का है, लेकिन इसकी सही जगह मेरे घर में है, इन गरीबों के घर में नहीं। एक दिन जब बलिहारी का परिवार शादी में गया हुआ था, तो रमन बड़ी सी जाली लेकर बंदर को पकड़ने पहुंच गया। उसने बंदर को जाली में फांस लिया। जैसे ही रमन ने बंदर के गले में पड़ा सोने का केला छुआ, रमन एक बंदर बन गया और पछताने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं बंदर नहीं बन सकता। रमन बंदर के रूप में जब अपने घर पहुंचा, तो रमन की बीवी ने डंडे मारकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। किसी ने ठीक ही कहा है, बुरे कर्मों और लालच का फल अच्छा नहीं होता।